बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम बैक टू वी यू स्टडी वर्स। सो स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम्स 2026 बिल्कुल सर पर हैं और इस वक्त सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि इस बार पेपर पैटर्न क्या होगा, कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, कितने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और हैंडआउट से पेपर किस तरह बनेगा। सो स्टूडेंट्स, बिना सही पैटर्न जाने तैयारी करना बिल्कुल ऐसी बात है जैसे बिना मैप के सफ़र करना। इसीलिए आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम वी यू फाइनल टर्म पेपर पैटर्न, सिलेबस, वेटेज और एग्ज़ामिनर की मार्किंग स्कीम को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आप कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम दें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल पेपर स्ट्रक्चर की। तो आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम के लिए आपको टोटल 90 मिनट्स यानी कि 1 घंटा और 30 मिनट्स मिलेंगे। इस ड्यूरेशन में आपको आपको टोटल 60 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना होता है। अक्सर फाइनल टर्म पेपर्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पोर्शंस होते हैं। क्वेश्चंस की एग्जैक्ट तादाद कोर्सेज़ के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है। यूनिवर्सिटी पेपर को इस तरह डिज़ाइन करती है कि आप अपना टाइम दोनों पोर्शंस के लिए इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकें। तो अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पोर्शंस का पैटर्न किस तरह होता है। सो बेसिकली आपका पेपर को दो मेन पोर्शंस में बांटा जाता है। तो पहला पोर्शन होता है एमसीक्यूज़ मींस ऑब्जेक्टिव। एमसीक्यूज़ की तादाद सब्जेक्ट के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो होते हैं एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो टोटल 33 एमसीक्यूज़ होते हैं। एंड अक्सर पेपर्स में ऑब्जेक्टिव पोर्शन का काफ़ी अहम वेटेज होता है। इस पोर्शन को जल्दी और केयरफुली कंप्लीट करना आपका टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। And the second portion is subjective. Subjective means descriptive part of your exam. So subjective portion में दो तरह के questions होते हैं आपके पास. The one is short questions. इनमें आपको direct definitions, differences या short logical reasoning पूछी जा सकती हैं, और अगर आपका mathematics का पेपर है तो calculations वगैरह. So द नेक्स्ट पोर्शन इज़ लॉन्ग क्वेश्चंस, और लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, प्रोग्रामिंग कोड्स, केस स्टडीज़ या ब्लॉक डायग्राम्स वगैरह सब्जेक्ट की नेचर के मुताबिक पूछे जा सकते हैं। यानी अगर मैथमेटिक्स या अकाउंटिंग का सब्जेक्ट होगा तो कैलकुलेशंस ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं, और अगर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट होगा तो कोडिंग या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। So you have to be very careful in attempting short and long questions. So we move on to the next question, which is midterm versus post midterm syllabus coverage. यानी कि अब हम इस बारे में बात करते हैं जो कि सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन है कि सिलेबस में से पेपर कहाँ से बनेगा। बहुत से स्टूडेंट्स मिड टर्म के पुराने चैप्टर्स को दोबारा रिवाइज़ करने में अपना कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं। जनरल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक फ़ाइनल टर्म पेपर का ज़्यादा हिस्सा पोस्ट मिड टर्म मॉड्यूल्स यानी कि मिड टर्म के बाद आने वाले लेक्चर्स से होता है, जो कि तकरीबन 19 लेक्चर्स आपके स्टार्ट होता है टू 45 लेक्चर्स। मोस्टली यही पैटर्न होता है कि फ़ाइनल टर्म में आपके 19 से 45 तक लेक्चर्स इंक्लूडेड होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स में 23 टू 45 लेक्चर्स आपके इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्री मिड टर्म को आप इग्नोर कर दें। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही है कि अपनी जो है ज़्यादातर एनर्जी आप पोस्ट मिड हैंडआउट्स और लेक्चर्स पर लगाएं। जब वो अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए तो उसके बाद आप प्री मिड टर्म के सिर्फ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी ज़रूर रिवाइज़ करें। पूरा मिड टर्म का सिलेबस आपको रिवाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, जिससे अगर आपका पेपर मिड टर्म से आ भी जाता है या एक या दो क्वेश्चंस आ भी जाते हैं तो आपके लिए ईज़िली उसको रीड करना और उसको अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो अब समझते हैं कि हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के चेकर्स जो होते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन में आंसर्स को किस तरह इवेल्युएट करते हैं। इसके लिए एक सेंटेंस ये है कि कीवर्ड्स मैटर नॉट लेंथ। पेपर चेक करते वक्त रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स और टेक्निकल कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप सिर्फ लंबी लंबी एक्सप्लेनेशंस लिखेंगे लेकिन मेन कॉन्सेप्ट्स मेंशन ना करें तो अच्छे मार्क्स लेना
बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप कंसाइज़ और रेलेवेंट आंसर के साथ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज़ करते हैं तो अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि आपने ऐसा ना हो कि आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखी है लेकिन उसमें से कोई भी कीवर्ड आपके क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा। तो आपने क्वेश्चन की जो है आंसर्स को आपने कंसाइजली लिखना है, उनकी लेंथ को आपने कम से कम रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा लिख देना है। 4 5 6 लाइन का आंसर है, 6 7 लाइन का आप आंसर्स लिख दें शॉर्ट क्वेश्चन में। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, लेकिन वो भी रेलेवेंट होने चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर आप क्वेश्चन से बिल्कुल हट के लिखेंगे तो तो फिर बात यही आ जाएगी कि आपको ज़ीरो मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो आपने कंसाइज़ वे में और रेलेवेंट आंसर देना है, एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्ग लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस। सो यूज़ बुलेट पॉइंट्स एंड हेडिंग्स, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस को कभी भी सिर्फ एक लंबे पैराग्राफ बनाकर मत लिखें। हमेशा क्लियर हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स और अगर ज़रूरत हो तो रेलेवेंट एग्जांपल्स का यूज़ लाजमी करें। इससे आंसर ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है और चेकर के लिए एवेल्यूएट करना भी आसान हो जाता है। एंड देन वी हैव ऑप्शनल क्वेश्चंस, यानी अगर आपके पेपर में ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए गए हों तो यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और उन्हीं के मुताबिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और लास्ट में इन तीनों बातों को आपने अपने जहन में ज़रूर याद रखना है। सो द फर्स्ट वन इज़ हैंडआउट्स को प्रायोरिटी दें, ख़ास तौर पर पोस्ट मिड टर्म मॉड्यूल्स को। प्री मिड टर्म मॉड्यूल्स को भी आप एक दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, बट जस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। आपने पूरा मिड टर्म का सिलेबस नहीं कवर करना, जस्ट गो थ्रू द मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मिड टर्म मॉड्यूल्स। एंड द सेकेंड इज़ एग्ज़ाम के शुरू के 20 से 25 मिनट्स में जितना MCQs कॉन्फिडेंटली आप सॉल्व कर सकते हैं उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करें, ताकि सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका वक्त बच सके। एंड द थर्ड वन इज़, अगर आपके कोर्स में नेगेटिव मार्किंग का कोई रूल मेंशन नहीं है तो हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। खाली छोड़ने के बजाय जो रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स या पॉइंट्स आपको याद हैं उन्हें ज़रूर लिखें। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपके मार्क्स मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था VU फाइनल टर्म 2026 का कंप्लीट पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अपना डर ख़त्म करें और स्मार्ट प्लानिंग के साथ तैयारी करें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर अटैम्प्ट करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आपके अपने चैनल VU स्टडी वर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने VU फ्रेंड्स और फेलोज़ और व्हाट्सएप या फेसबुक स्टडी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि जिस तरह आपकी हेल्प हो सकी है बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो। सो मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने एग्ज़ाम्स में कामयाबी अता फ़रमाए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।